Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna, and in this video I am going to start IAS and Punjab Prelim with more questions, current plus static for 2020, and this is my class number 8. इससे पहले हमने जो 7 क्लासेस कवर किए हैं उसमें 70 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं एंड ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पंजाब PCS एंड UPSC prelims. So right now this is class number 8 and question number 71 is on your screen. So question number 71 says, with the reference to the legislative assemblies, consider the following statement. As far as your legislative assemblies are concerned, जितने भी state में legislative assemblies होती हैं, it consists of either nominated or directly elected members only. इसमें या तो nominate member होते हैं या directly elected member होते हैं. And the strength is fixed by the constitution to vary between 60 to 500. और संविधान के अकॉर्डिंगली जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 60 से लेकर 500 तक है, ये निर्धारित की गई है. दीज आर द ऑप्शंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए और फिर हम आंसर देखेंगे. तो वैसे तो इसका आंसर है नीदर वन नॉट टू. बाय बिकॉज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 168, आर्टिकल नंबर 117, आर्टिकल नंबर 371. प्लीज़ जो जो आर्टिकल्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ उसको याद रख लेना. Article 168, Article 117, Article 361, which deals with the constitution of a legislature and the composition of the legislative assembly in India. And the member of the state legislative assembly may be directly elected based on universal adult franchise or nominated by the government of state concerned. And in case of member belongs to Anglo-Indian community or indirectly elected, like in case some members legislative assembly in Sikkim and Nagaland. अब आर्टिकल नंबर यहाँ पर 168, 170 और आर्टिकल नंबर 371 का कंसर्न किया गया हुआ है. इसमें मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं, पर अब नॉमिनेटेड की मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई हुई है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं. पर राइट नाउ जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, आर्टिकल नंबर 104th अमेंडमेंट, तो 104th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते थे, पार्लियामेंट के लोकसभा में 2 और असेंबली में 1, ये अब ख़त्म कर दिया गया हुआ है. एंड डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ओनली. इसमें मेंबर एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट भी होते हैं, नॉमिनेट का तो पार्ट गया, बट आर्टिकल 371 कहता है कि वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं. तो यहाँ पर मेंशन किया गया हो, इन केस ऑफ सिक्किम एंड नागालैंड there is a indirectly elected. Okay, सिक्किम एंड नागालैंड. ये आर्टिकल नंबर 371 में मेंशन है, बट वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इज एग्जैक्टली आर्टिकल नंबर 371. और सेकंड ऑप्शन, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत गई. सेकंड ऑप्शन पूछी गई है, द स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड बाय 60 to 500 एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 170 द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली इज 500 एंड मिनिमम इज 60. ये भी क्लियर है, बट डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन. बट इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, तो वहाँ पर 30, 40, 46 इसी तरह से सीट्स हैं. ठीक है, कई स्टेट्स में 30 भी है, 40 भी है, जैसे गोवा में 40 है. तो इस तरह से तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से रॉन्ग होता है. तो दैट्स वाई नीदर वन नॉट टू. क्लियर. तो नॉमिनेटेड इनडायरेक्टली मेंबर के अलावा डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड और नॉमिनेटेड, पर नॉमिनेटेड की मेंबरशिप खत्म कर दी गई हुई है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 72 एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हड़प्पा. What are the factors that distinguish between Indus Valley and from the Western Asian culture? इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी भारत का सबसे पहली सिविलाइजेशन थी. इसको वेस्टर्न एशियन से हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लान इट्स सिटीज विद चेस बोर्ड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं, तो ये चेस बोर्ड सिस्टम होता है 90 डिग्री पे. ठीक है, ग्रिड सिस्टम इसको कहा जाता है. Streets, drainage pipe, where Mesopotamia cities showed a hazard growth. तो ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकंड है, द हड़प्पन साइट हैज रेक्टेंगुलर हाउस, bricked line bathrooms and wells with their stairways and town planning which is not found in the Western Asian. तो वेस्टर्न एशियन में हमारा मेसोपोटामिया आता है. And the people of the Western Asian are showcase much better skills in use of burnt bricks than the हड़प्पा. और वेस्टर्न एशियन में जो ब्रिक्स बनाने की स्किल्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू हड़प्पा. तो पहली बात, तो थर्ड ऑप्शन तो यहाँ से गलत गया क्योंकि बर्न ब्रिक की टेक्नोलॉजी सबसे पहले हड़प्पा में ही देखने को मिली थी. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से गलत जाता है. तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया और ये भी गया. यहाँ से आंसर हमारा सी मिल गया.
पहला तो करेक्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अब वेल नोन फॉर द टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ग्रिड सिस्टम है। ओके, तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हैं, तो दैट्स वाई आंसर इज सी। बट ऑप्शन नंबर थर्ड इज रॉन्ग, बिकॉज इंडियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास स्किल्स ज़्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न एशिया। सो क्वेश्चन नंबर 73, according to the doctrine of lapse, when the ruler of protected state died without a natural heir, तो doctrine of lapse by the lord डलहौजी के द्वारा इनिशिएट किया गया था, his state not to pass on adopted heir as a sanction by the age old tradition in the country। और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 स्टेट्स हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि किसी कौन से स्टेट को पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इसको एक्वायर किया गया था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिकॉज दीज ऑल स्टेट्स वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज देयर वाज अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बाय द लॉर्ड डलहौजी। तो नागपुर को एनेक्स किया गया था 1854 में, सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया गया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। ठीक है, तो सतारा वाज द फर्स्ट 1848, संबलपुर in 1849, बालघाट 1815 एंड झांसी 1853 अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। क्लियर है? तो सबसे पहले सतारा है, तो सतारा वाला यही दो ऑप्शन बनते हैं, ये तो गलत हो गया बिकॉज सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट। सतारा के बाद फिर अगर मैं यहाँ पर बात करें संबलपुर 1849, ठीक है, सतारा 1848, संबलपुर 1849, तो यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद बालघाट 1850, बालघाट है 1850, तो ऑप्शन नंबर ए बन रही है। उसके बाद झांसी 1853 एंड नागपुर 1854। क्लियर? ऐसे आपने याद रखना है, सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, बालघाट, झांसी एंड नागपुर। एसएसबी, क्लियर, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, एसएसबी जवाहरलाल नेहरू, सतारा, संबलपुर, बालघाट एंड झांसी, और उसके बाद आता है नागपुर। तो एसएसबी जवाहरलाल नेहरू, दिस इज द ऑर्डर, exactly the correct chronological order, okay, under which doctrine of lapse different states were annexed. Now the question number 74, both the Lok Sabha and Rajya Sabha can initiate the procedure of the removal of the vice president। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसेस है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से इनिशिएट हो सकता है। द राज्यसभा कैन सुजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल, राज्यसभा मनी बिल पे अमेंडमेंट सुजेस्ट कर सकती है। एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और जितने में हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया हुआ है, तो काइंडली चेक दिस, हियर इज अ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर है फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है। कैसे? पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा की पहले बात कर लेते हैं। इट अप्रूव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यस। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रेजोल्यूशन, ये सारे राज्यसभा की पावर्स हैं। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का प्रोसेस है, ओके, जो प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का रहता है रिमूवल का प्रोसीजर है वो राज्यसभा से इनिशिएट होता है। क्लियर है? इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग गया, बिकॉज राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो पहला ऑप्शन यहाँ से गलत गया। इट कैन ऑल्सो गिव पार्लियामेंट टू पावर मेक लॉ ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट, एंड इट कंसिडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल एंड सुजेस्ट अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट को सिर्फ सुजेस्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये करेक्ट है कि राज्यसभा कैन सुजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल, ठीक है, 14 डेज के अंदर सुजेस्ट कर सकता है। एंड राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट और रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ना तो वो इनिशिएट कर सकता है, ना वो रिजेक्ट कर सकता है, ना ही वो अमेंड कर सकता है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा नॉट राज्यसभा, ओके, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और आपको पता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देयरफॉर राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। ओके, तो राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए आंसर बनेगा सी, 1 and 3 बिकॉज हियर इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके,
Now the question number 75. This is about environment question. Consider the following statement regarding Earth Overshoot Day. Okay, Earth Overshoot Day की बात चल रही है. रिसेंटली न्यूज़ में था अर्थ ओवरशूट डे. आई विल कम विद दिस वीडियो ऑल्सो. ठीक है, कल मैं इसमें वीडियो लेकर आऊँगा अर्थ ओवरशूट डे की. अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विस इन गिवन ईयर एक्सीड द अर्थ कैन रीजनरेट द ईयर. ठीक है, अर्थ एक साल में जितना भी अपने आप को जनरेट करती है, एक अर्थ अपने आप को रिसोर्सेज को, ओके, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को जनरेट करती है और ह्यूमन कैसे उसको एक्सप्लॉयट करते हैं. तो ये एक डेट है. अर्थ ओवरशूट डे इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क. ये सेकंड ऑप्शन है. एंड इन द लास्ट 10 years एवरी ईयर ओवरशूट डे हैज़ बीन एडवांसिंग कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. तो यहाँ पर वर्ड है एडवांसिंग. तो यहाँ पर पूछा गया हुआ करेक्ट. लेट मी शो यू द एग्जैक्टली द पिक्चर हियर. 1987 में अक्टूबर में था 23. अब जब जब डेट आगे होती जा रही है, ठीक है, पिछले 10 years की बात करें, 2009 के ऑनवर्ड बात करें, तो अगस्त 8, अगस्त 4, अगस्त 4, अगस्त 3, अगस्त 5, अगस्त 6, अगस्त 5, अगस्त 3, अगस्त 1 एंड 29 ऑफ जुलाई. इस बार फिर वापस अगस्त में चला गया हुआ 2020 में. आई विल कम विद द वीडियो. तो अर्थ ओवरशूट डे मार्क द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन एन गिवन ईयर एक्सीड व्हेन अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर. मतलब अर्थ ने जितना एक रीजनरेट किया, तो 29 जुलाई को ही हमने ऑलमोस्ट 7 मंथ में हमने उसको कंज्यूम कर लिया. अब रिमेनिंग हम अर्थ को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज अर्थ ओवरशूट डे. वी मेंटेन दिस डेफिसिट बाय लिक्विडेटिंग स्टॉक ऑन इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, accumulating waste, primarily carbon dioxide in the atmosphere. An Earth Overshoot Day is hosted and calculated by the Global Footprint Network. Clear? तो थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग है, बिकॉज लास्ट 10 years की बात करें तो हैज़ बिन एडवांसिंग तो नहीं है कहीं पर भी. ठीक है, डेट्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी 6 है कभी 5 है. बाकी थर्ड ऑप्शन गलत होने से ये तीनों ऑप्शन चले गए. तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 75. Now the question number 76. Consider the following statement regarding the Priya Soft. Which of the following is the correct? Okay, PRI है. PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. क्लियर, ऐसे याद रख लेना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. So Priya Soft is a centralized accounting software intended for use by all three level of पंचायती राज, namely जिला, ब्लॉक एंड विलेज पंचायत. ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और विलेज के तीनों लेवल में, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज पंचायत लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है. एंड प्रिया सॉफ्ट एम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो दिस इज ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर और ट्रैक जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करते हैं. तो इसका आंसर है बोथ, क्योंकि प्रिया सॉफ्ट रिसेंटली जो यूज बनाया गया है प्रॉपर ये स्ट्रैटेजीज के साथ, तो यही इसका काम है. प्रिया सॉफ्ट इज एम्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल इनफ्लो, रिसिप्ट and outflow expenditure of the Panchayati Raj institution. The application facilitates better financial management and the Panchayati Raj institution by bringing out transparency and accountability in the maintenance of accounts, thereby leading of better credibility and ultimately strength of the Panchayati Raj. It is a centralized accounting software used by all three levels of Panchayati Raj, namely Jila, Block and Village Panchayat. And apart from making the process of accounting simple and easy, it ensured the better financial management, transparency, accountability at a panchayat level. So Priya Soft software is a Panchayati Raj institution. Okay, so this is the question number 76. Now the question number 77, this is about medieval history with reference to economic history of medieval India. अगर हम medieval India की बात करें economic history की, अराहगट refers to, तो अराहगट्टा इसका मतलब क्या होता है? ARAGHATTA, अराहगट्टा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराहगट्टा? तो ये आप देख रहे हो, दिस इज द वेल, दिस इज कॉल्ड अराहगट्टा. द वर्ड अराहगट्टा हैज बीन यूज्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट टू प्रिस्क्राइब द पर्शियन व्हील. So this is a Persian wheel. An Arahagata comes from the combination of word mean ara. Ara means spokes. Okay, ये ara spokes and gatta means pot. Clear? ये pots लगे हुए हैं. So it is used to lift water from water source, typically open well. Clear? So water wheel used in the irrigation of land.
तो वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, दिस इज द मीनिंग ऑफ अराहगट्टा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78, Akbar ordered one of his close friend and courtier Abul Fazl, you know Abul Fazl who wrote Akbarnama, the biography of Akbar, of 3 volumes. तो वॉल्यूम डील्स विद, तो अबू फजल ने अकबरनामा के 3 वॉल्यूम लिखे थे। तो वो तीनों वॉल्यूम किन पे है? बिकॉज हियर आर 4 ऑप्शंस, अकबर एंसेस्टर्स है, एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इवेंट ऑफ अकबर रेन। तो चारों में से कौन सी चीज़ों में अकबर, तो क्या क्या आंसर होना चाहिए? तो द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद अकबर एंसेस्टर, सेकंड वॉल्यूम अकबर रेन एंड थर्ड वॉल्यूम इज इन अकबरी। क्लियर है? तो 3 वॉल्यूम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। तो तीनों वॉल्यूम याद रख लेना, अकबर के एंसेस्टर्स, सेकंड है अकबर का रेन और थर्ड है अकबर की बायोग्राफी एन अकबरी। एंड it deals the Akbar administration, household, army, revenue, geography of his empire. It also provides the rich detail about the traditions, culture of the people living in the India. And the most interesting aspect about N.A. Akbari is a rich statistical detail about things are diverse, crop, yield, prices, wage and revenue. Okay? तो अकबर के एंसेस्टर्स की बात की गई है और इवेंट ऑफ द अकबर रेन, ज्योग्राफी और इवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं। क्लियर? तो ये 3 वॉल्यूम में जो अकबर के एंसेस्टर्स है, अकबर रेन और एन अकबरी, ठीक है? तो ये 3 वॉल्यूम्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोर्चुगीज, पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत आए थे 1498 में। द पोर्चुगीज वर फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन टू इंडिया एंड वर लास्ट टू लिव इंडिया। 1961 में ये भारत से गए थे, सबसे पहले भारत में यही आए थे ब्रिटिशर्स, और सॉरी यूरोपियंस, और सबसे लास्ट पे थे। अब इसमें से बताया गया कि कौन सी चीज़ें करेक्ट है। The Portuguese discover of the sea route in India were first recorded trip made directly from the Europe to India। इन्होंने सबसे पहले सी रूट निकाला था इंडिया का और डायरेक्ट यूरोप टू इंडिया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। एंड द पोर्चुगीज वाज क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड ऑल रिलीजन, ये काफ़ी टॉलरेंट थे, मतलब ये सेकुलर काइंड के बोल सकते हो। तो ये ऑप्शन में कहा गया हुआ है, तो आंसर दोनों करेक्ट हैं। द पोर्चुगीज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड वाज द लास्ट टू लीव इंडिया इन 1961, जब भारत सरकार ने गोवा, दमन, दीव कैप्चर किया था। द पोर्चुगीज डिस्कवरी ऑफ सी रूट इन इंडिया वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रिप मेड डायरेक्टली फ्रॉम द यूरोप, ठीक है? यूरोप से वाया केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से आए थे। एंड अटलांटिक ओशन, इट वाज अंडरटेकन अंडर द कमांड ऑफ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा। तो उस टाइम पर उनके किंग का नाम था किंग मैनुअल वन। ओके, ये चीज़ें बहुत कम याद होती हैं, किंग मैनुअल वन। तो अगर यूपीएससी कभी वैसे क्वेश्चन पूछेगी नहीं, बट फिर भी पूछ लिया जाए तो किंग मैनुअल वन उस टाइम पर पोर्चुगीज के किंग थे, और उसी के टाइम पर वास्को डिगामा भारत आया था। एंड द पोर्चुगीज ब्रॉड विद द सेम zeal टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, विश टू persecute all Muslim and intolerant the Muslim। द पोर्चुगीज वॉज इनिशियली क्वाइट टॉलरेंट, ठीक है? ये काफ़ी क्वाइट टॉलरेंट थे हिंदूज के लिए। And however, over the time after the introduction of Inquisition of Goa, they were changed and Hindu were also persecuted। ठीक है? तो क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड्स इंडिया स्टार्टिंग में तो थे, तो ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज हम इसको बी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज और वर फॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहिब राव अम्बेडकर, इन्होंने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग एंड हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एंड बहिष्कृत। सी बहिष्कृत हितकर्णी सभा इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन formed by Dr. B.R. Ambedkar for removing difficulties of untouchable and placing their grievances before the government। तो ये तो हो गया बहिष्कृत, तो पहला तो उन्होंने बनाई है in order to bring about new socio-political awareness among the untouchable, and Dr. B.R. Ambedkar established बहिष्कृत हितकर्णी सभा in 1924 at Bombay। तो पहला तो क्लियर है। उसके बाद ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग ये बनाई थी बाबू जगजीवन राम। ओके, इन्होंने बनाई थी 1935 में, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग, बाबू जगजीवन राम। बहिष्कृत तो इन्हीं की है। और हरिजन ये महात्मा गांधी जी की थी।
Harijan Sevak Sangh is a non-profit organization founded by Mahatma Gandhi in 1932 to eradicate untouchability in India, working toward Harijan or Dalit people and upliftment of a scheduled caste of India. तो पहला सही है, सेकंड और थर्ड गलत है, तो आंसर सी. ओके, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस क्लियर क्लास नंबर 8 पे. So if you want more videos like this, kindly share my videos and subscribe my YouTube channel. Okay. और इसके अलावा मेरी जो अपनी ऐप है पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया हुआ है. उसमें काफ़ी क्लासेस आपको कोर्सेज अवेलेबल है. देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल फॉर यूपीएससी एंड पंजाब पीसीएस. क्लियर? सो काइंडली डाउनलोड ऐप एंड शेयर. थैंक यू.